हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल क्वांटम अकेडमी फिजिक्स। बच्चों, आज हम एक और ऑप्टिकल डिवाइस पढ़ेंगे जिसका नाम है टेलीस्कोप। लास्ट की दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फंक्शनिंग रहती है। देखिए, एक मिसकंसेप्शन रहता है हमारे माइंड में कि जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी भी टाइनी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके उसकी साइज़ को बढ़ाकर आपको दिखा देते हैं और आप बोलते हो कि भाई हाँ, हमें ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ ऑप्टिकल डिवाइस विच मैग्नीफाई द इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। बट ये बात मैं टेलीस्कोप के लिए नहीं बोलूँगा। टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो दूर के ऑब्जेक्ट्स को पास करके दिखाता है, मैग्नीफाई नहीं करता। मैग्नीफाई इन द सेंस कि अगर आप मून को मैग्नीफाई करोगे तो उसकी मैग्नीफाइड इमेज तो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो अपने को ना ये समझना है कि जो यहाँ पर अगर मैग्नीफिकेशन वर्ड यूज़ कर रहे हो तो उस मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर था वो आपके पास आ गया। बस जैसे कि ये मार्कर को अगर मैं बहुत दूर रख दूँ, ये मार्कर का साइज़ उतने का उतना है, बस ये मार्कर अगर पास आ जाएगा तो इसका कहीं ना कहीं एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि भाई हाँ, एंगुलर मैग्नीफिकेशन बढ़ेगी लेकिन साइज़ वही का वही रहेगा। क्लियर है? ये बात मैं आपको खैर बताऊँगा अभी। तो टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस है बच्चों, जो हमको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने में हेल्प करता है। टेलीस्कोप के दो कैटेगरी हो गए बच्चों। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग का मतलब है जिसमें हम लेंसेज यूज़ करेंगे, रिफ्रैक्शन प्रोसेस यूज़ करेंगे। और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप जिसमें हम मिरर्स को यूज़ करते हैं। हमारे सिलेबस में दोनों ही है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग में फ़र्क सिर्फ यही है कि यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंसेज यूज़ होंगे और यहाँ पर कन्वर्जिंग मिरर्स यूज़ होंगे। फर्दर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यानी कि जिसमें लेंसेज यूज़ होंगे वो भी दो तरह का होगा। एक होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एक हो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, काफ़ी टाइम से ये सिलेबस से कट चुका है, कई साल पहले कट चुका है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन हर साल बनता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मतलब है कि जब भी आपको किसी नियर बाय स्टार को, नियर बाय प्लैनेट को या नियर बाय किसी भी पर्टिकुलर सैटेलाइट को देखना है तो आप यूज़ करोगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी कि हेवनली बॉडीज़ को देखने के लिए। जब भी आपको अर्थ के किसी ऊंचाई से, जैसे कि कई बार आप किसी बहुत टाल बिल्डिंग पे जाते हो तो वहाँ पर छत पे टेलीस्कोप्स लगाए होते हैं ताकि आप पूरी सिटी का व्यू अच्छे से एंजॉय कर सको। तो अर्थ के सरफेस पर ही अगर किसी दूर की चीज़ को आप देखना चाह रहे हो तो उसके लिए आप जो टेलीस्कोप यूज़ करते हो उसको बोलते हैं हम क्या? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है, फंक्शनिंग अलग अलग है। हमने पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, राइट? तो इसको प्लीज़ आप एक बेसिक सी बातों को लिख लो। मैं अब आपको कराऊंगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की क्या होता है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। जैसा कि आप एक ये रफ डायग्राम देख पा रहे हो, एक कुछ इस तरह का दिखता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये डायग्राम समझने से पहले आप यहाँ पर आइए। किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो ही लेंस का यूज़ करेंगे हम, दोनों के दोनों कन्वेक्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो थोड़े से बड़े साइज का होगा। दिस इज ओवर ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है मेरा? इनफाइनाइट स्पेस में कहीं, जिसको मैं देखना चाह रहा हूँ। इसकी फोकल लेंथ भी लार्ज होगी और इसका अपर्चर साइज भी देखो लार्ज है। अब व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड कि मैं इसको लार्ज ले रहा हूँ? देखो, आपको ये बात पता होगी कि जितनी ज़्यादा लाइट रेज मिलकर कोई इमेज बनाएगी वो इमेज उतनी ज़्यादा ब्राइट होती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो मैक्सिमम लाइट रेज जो वहाँ से आ रही है इन्फिनिटी से वो मैं एक लेंस के अंदर एंटर करा पाऊँ ताकि जब इमेज फॉर्मेशन हो तो वो काफ़ी ब्राइट हो। अगर नंबर ऑफ रेज ही कम एंटर होगी तो कुछ रेज तो ग्लास सरफेस से भी रिफ्लेक्ट करती है। अगर 1000 लाइट रेज आ रही है तो शायद उसमें से 700-800 लाइट रेज मिलकर कोई इमेज बनाएगी तो शायद वो इतनी ब्राइट ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, इमेज की क्वांटिटी को ही बढ़ा देता हूँ, इमेज क्या लाइट रेज की इंटेंसिटी को ही बढ़ा देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा? लार्ज अपर्चर, ताकि इन्फिनिट स्पेस से मैक्सिमम लाइट रेज को मैं अंदर एंटर करा सकूं ऑब्जेक्टिव लेंस के। सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ब्राइट इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज केप्ट लार्ज फॉर गैदरिंग मैक्सिमम लाइट रेज, राइट? सो ये रीजन है। आईपीस, यहाँ पर आईपीस का साइज क्या होगा बच्चों? बिल्कुल छोटा सा, राइट? जैसे कि आपने जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया था वहाँ पर भी दो लेंसेज थे, वहाँ पर ये प्रोसेस बिल्कुल अपोजिट थी।
वहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस बिल्कुल छोटे साइज़ का था और आई पीस थोड़े से बड़े साइज़ का था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, राइट। ये आपको मैंने लॉजिक समझा दिया है। दोनों के दोनों जो लेंसेज है वो एक ट्यूब के दो एंड पर कोएक्सियली प्लेस्ड होते हैं और इनके बीच की सेपरेशन को हम बोलते हैं लेंथ या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब। अब यहाँ पर भी आई पीस को क्या हम अरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे ला सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम इसका रे डायग्राम समझेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। बच्चों, टेलीस्कोप में भी दो तरह की अरेंजमेंट होगी। एक पहली अरेंजमेंट जिसको आप बोलते हो नॉर्मल एडजस्टमेंट, कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा और उसको फोकस करने की कोशिश नहीं करी, मतलब इमेज कहाँ पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। और दूसरा, आपने मान लो किसी प्लेनेट को देखा और आपने थोड़ी सी अरेंजमेंट करी, सेटिंग करी, ताकि उस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टेलीस्कोप है, आपने देखा मून को, आपको नजर आ रहा है कि चमकदार गोल चीज़ है, लेकिन आपको वो चीज़ अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है जैसे होनी चाहिए। आपको पता तो लग गया कि मून है, कोई बिल्कुल स्फेरिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज वहाँ से आ रही है, लेकिन जैसे ही आप उसको एडजस्ट करोगे सही से, ठीक है, तो आपको ये नजर आएगा कि वो मून पर बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे भी है। इसको बोलते हैं कि अब जो मून की इमेज बन रही है बिल्कुल क्लियर बन रही है, और वो कहाँ पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, राइट। तो यहाँ पर भी दो केसेस होंगे, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन करिए और फिर हम केसेस पर चलते हैं। और मैं बता देता हूँ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप 110% ऑप्टिकल डिवाइस में से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से कोई टॉपिक में क्वेश्चन ना बने। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कोई आप डिवाइस को छोड़ नहीं सकते, या तो टेलीस्कोप आ सकता है या माइक्रोस्कोप आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। तो इसको प्लीज़ एक बार देख लीजिए। तो बच्चों, अब रे डायग्राम्स को बनाने का तरीका देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको यही इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि आपके पास आपकी अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल होनी चाहिए, स्केल होना चाहिए, साथ में इरेजर भी होनी चाहिए, राइट। रे डायग्राम्स में कोई भी पेन का यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला काम क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट वाला लेंस है, डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट वाला लेंस क्या बड़े साइज़ का लेना है। तो इस बार जो ऑब्जेक्टिव लेंस है बच्चों वो थोड़े बड़े साइज़ का है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस को मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ का ले रहा हूँ यहाँ पर ऐसे। सपोज दिस इज़ अवर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों। अब इसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी बड़ी है ना, तो ये मैं बोल रहा हूँ सेंटर C1, दिस इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस, और यहाँ पर मान लो ये क्या है F0, और सेम यहाँ पर दूरी कहीं, यहाँ पर दूर कहीं इस जगह पर थोड़ा सा वैसे ज़्यादा बड़ा ले लिया, ये F0 ले लो ऐसे, और यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या ले लो आप, F0, ठीक है। अब क्योंकि इनफाइनाइट स्पेस से लाइट रेज आ रही है, तो लाइट रे कुछ ऐसे आएगी, इस तरह से, ऐसे स्केल का यूज़ कर लेना, कुछ ऐसे। एक लाइट को ऐसे दिखा दो, एक लाइट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, सेंटर कह रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करते हुए दिखा दो, और एक लाइट को आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो। क्लियर है? कुछ ऐसे, या आप चाहो तो ऐसे फोकस में से पास करते हुए भी दिखा सकते हो। अब इन लाइट रेस का देखो नेचर समझना, जो भी लाइट फोकस में से पास होकर गिरेगी यहाँ पर, वो क्या हो जाएगी, सीधी, कुछ ऐसे। जो लाइट इस तरह से आएगी वो कभी भी फोकस में से पास नहीं करती, इस बात को समझना बच्चों। अगर ये लाइट रे पैरेलल होती तो ये फोकस में से पास करती। तो ये लाइट रे हमेशा कहाँ पर मीट करेगी, फोकल प्लेन में। फोकल प्लेन का मतलब है इस रीजन में, इस रीजन में ये मीट करना चाहेगी, लेकिन फोकस में से पास नहीं होएगी, ठीक है। तो ये लाइट रे कुछ जाएगी ऐसे, इस तरह से थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगी, और ये जाना चाहेगी यहाँ पर। फोकल प्लेन ये रहा ना, देखो जैसे कि ये वाली लाइट रे कहाँ जा रही है, ऐसे इस जगह पर, ये लाइट रे सीधी सीधी ऐसे। तो ये लाइट रे भी कहाँ पर, फोकल प्लेन में मिलना चाहेगी। अगर ये पैरेलल है, ठीक है, थोड़ा सा इसको पैरेलल दिखा दो ऐसे, राइट, ऐसे, तो इट विल गो लाइक दिस। कि यहाँ पर ऐसे, राइट। फोकल प्लेन का मतलब है कि एग्जैक्ट फोकस पे ना मीट करके ये कहाँ पर मीट कर रही है, कहीं यहाँ पर, और इस जगह पर, यानी कि यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी। मान लो क्या बन गई इमेज, B' A', राइट। तो तीन लाइट रेज इन्फिनिटी से आई, एक लाइट रे ऐसे आई, कहाँ पर मिली, फोकल प्लेन में। ये लाइट रे आई यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से सीधी जाना था इसको, एक F0 में से पास हुई और क्या हो गई, सीधी। तो ये यहाँ पर जो इमेज बनी A' B', अब यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, कंपैरेटिवली छोटा लेंस,
ठीक है, ये लेंस कौन सा है हमारा, आई पीस। अब ये जो एफ नोट है यहाँ पर, ये एफ नोट पे मीट कर रही है कहीं। अब आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो यहाँ तक है, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और सेम वे में यहाँ तक। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई वो कहाँ पर बना दी, एफ ई और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और आपको पता है कि जो इसकी इमेज होगी वो इसके लिए क्या बिहेव कर रही है, ऑब्जेक्ट का, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि फोकस और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो यहाँ से बच्चों एक लाइट रे जाएगी ऐसे कुछ इस तरह से, एक लाइट रे को चाहो तो ऐसे पास कर दो, ये लाइट रे कहाँ से पास करेगी, ये लाइट रे पास करेगी ऐसे, राइट। और यहाँ पर कहीं इस तरह, यहाँ पर इस जगह पर यानी कि ए डबल डैश बी डबल डैश, एक बिल्कुल क्लियर इमेज बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की। अगर मान लो यहाँ पर कोई मून है तो मून की क्लियर इमेज यहाँ पर ऐसे बन जाएगी, बिल्कुल पास। कहाँ पर बन गई ये वाला डिस्टेंस यहाँ से कितना है बच्चों, कैपिटल डी, जहाँ पर फाइनल इमेज बन रही है, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी। यानी कि C2B डबल डैश क्या है यहाँ पर, कैपिटल डी, फाइनल इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, अब नोटेशन दे अगर यहाँ पर हम, तो देखो नोटेशन अगर हम दे तो सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उसको मैं क्या बोलूँगा, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि कहीं ना कहीं किसके इक्वल, एफ नोट के इक्वल है इमेज डिस्टेंस, यानी कि फर्स्ट वाले लेंस का इमेज डिस्टेंस। इसको मैं क्या बोलूँगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। क्लियर है ये बात यहाँ पर। तो ये रे डायग्राम बनाइए आप जरा, और यहाँ पर क्या आपकी ह्यूमन आई, ठीक है, जिसको इनफाइनाइट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पर नजर आ रहा है, बिल्कुल फोकस्ड नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, राइट। ये रे डायग्राम बनाइए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों अब टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को डिस्कस करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने जो मैग्नीफाइंग पावर को पढ़ा था वो कुछ 10 बीटा बाय 10 अल्फा थी, जहाँ पर 10 बीटा का मतलब था एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई when it form at least distance of distinct vision, और 10 अल्फा का मतलब क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट when it is kept at least distance of distinct vision। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो कभी भी कैपिटल डी पर आ ही नहीं सकता, सोचो, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है। तो एक टेलीस्कोप के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होगा वो यही होगा, मतलब 10 बीटा बाय 10 अल्फा। 10 बीटा का मतलब क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, यानी कि ये इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रही है, दिस इज द इमेज, फाइनल इमेज फॉर्मिंग एट कैपिटल डी, दिस एंगल इज बीटा, इमेज का एंगल जो आई के लिए फॉर्म हो रहा है, ये बीटा है। तो देखो ये भी क्या होगा यहाँ पर, बीटा, आई के लिए, ह्यूमन आई के लिए एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, बीटा। तो बीटा का मतलब क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज व्हेन इट इज फॉर्मिंग एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। 10 अल्फा का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, देखो ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर ये अल्फा है तो बच्चों तो ये भी क्या होगा, ये भी अल्फा होगा एंगल। क्लियर है। अब यहाँ पर ना देखो ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, इनका कॉमन परपेंडिकुलर ये है, देखो ये वाला कॉमन परपेंडिकुलर, दिस इज कॉमन परपेंडिकुलर इफ यू कैन सी, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा लॉजिक यूज करूँ, देखो मुझे 10 बीटा बाय 10 अल्फा करना है, तो आप पहले तो एक काम करो, इसकी नेमिंग कर लो। जैसे कि ये एंगल अल्फा तो वर्टिकल अपोजिट अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल बीटा क्यों, क्योंकि इमेज का एंगल है, इमेज ये बन रही है, राइट। और ये एंगल भी क्या होगा, बीटा। तो मुझे बेसिकली कौन कौन से ट्राइंगल्स यूज करने, आई होप आपने ये फेयर डायग्राम बना लिया होगा। मुझे यहाँ पर देखो C1 B डैश A डैश, C1 B डैश A डैश, C1 B1 A डैश। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैं कौन कौन से ट्राइंगल्स यूज करूँगा यहाँ पर। टेकिंग ट्राइंगल C1 A1 B या C1 A डैश B डैश, C1 A डैश B डैश, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा यूज करूँगा, A डैश B डैश C2 एंड A डैश B डैश C2। M का मतलब क्या है बच्चों, 10 बीटा
बाय टेन अल्फा। टेन बीटा का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर अगर मैं देखूं यहां पर तो क्या है, परपेंडिकुलर है बच्चों ए डैश बी डैश अपॉन में बेस क्या है बी डैश सी टू। टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर यानी कि अगेन ए डैश बी डैश, और बेस क्या है बच्चों बी डैश सी वन। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, क्या ये कैमरा एंगल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखो जरा, तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर देखो क्या बच रहा है, ए डैश बी डैश से ये कैंसिल हो रहा है, यानी कि क्या बच रहा है बी डैश सी वन अपॉन में बी डैश सी टू। बी डैश सी वन का मतलब देखो क्या है बच्चों, ये बी डैश सी वन, यानी कि दिस इज व्हाट बेसिकली वी नोट या एफ नोट। एफ नोट लिख दूँ इसको मैं, फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। सो इसको मैं लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर क्या, एफ नोट। बी डैश सी टू किसके इक्वल है बच्चों, यू ई के इक्वल है। बी डैश सी टू इज व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। ये ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, फर्स्ट लेंस की इमेज है जो कि इससे यू ई दूरी पर है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू ई। तो यानी कि अभी मुझे इस कहानी में ये मिला है एफ नोट अपॉन में यू ई। इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करता हूँ, आप एक काम कीजिए बच्चों, तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, राइट। अब देखो आगे, अब एफ नोट क्या लिया जाएगा, एफ नोट पॉजिटिव लिया जाएगा, राइट, क्योंकि रेज की जाने की डायरेक्शन ये थी, रेज इस डायरेक्शन में जा रही है, तो एफ नोट को क्या लूंगा पॉजिटिव। अब यू ई को क्या लेना है नेगेटिव, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया, रेस का जा रही है सामने की तरफ, यानी कि ये वाली साइड क्या होगी पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव। तो यानी कि अगर मैं नेचर देखूं इसका, तो नेचर कैसा आ रहा है बच्चों, माइनस एफ नोट बाय यू ई, क्योंकि यू ई को क्या लेना पड़ेगा मुझे नेगेटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट नेचर। और नेचर यार वैसे भी एक रियल इमेज का कैसा होता है, क्या मतलब इन्वर्टेड इमेज का कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं आई पीस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आई पीस की जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पर बन रही है बच्चों, माइनस डी पर। आई पीस की जो फाइनल इमेज है कहाँ पर बन रही है, माइनस डी पर। और यू ई की वैल्यू तो आपने ले ही रखी है माइनस यू ई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो एफ ई है, एफ ई देखो जरा, जो आप एफ ई यूज़ कर रहे हो यहाँ पर वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊं 1 बाई वी ई माइनस 1 बाई यू ई, इट शुड बी इक्वल टू 1 बाई एफ ई। 1 बाई वी ई की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 1 बाई डी। इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस 1 बाई यू ई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाई एफ ई। क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या करें, कुछ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं। एफ नोट अपॉन में यू ई है ना, यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं इन पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देता हूँ एफ नोट से। ऐसा करने से क्या मिलेगा देखिए, अगर मैं एफ नोट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसा करने से मुझे मिलेगा माइनस एफ नोट बाई डी प्लस एफ नोट बाई यू ई इक्वल्स टू एफ नोट बाई एफ ई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, एफ नोट बाई यू ई को, एफ नोट बाई यू ई को मैं लिख सकता हूँ एम, बट इट इज़ नेगेटिव इन नेचर, तो मैं लिख दूंगा इसको एफ नोट बाई डी माइनस एम, इट शुड बी इक्वल टू एफ नोट बाई एफ ई। अब अगर मुझे एम को फाइंड आउट करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अच्छा यहाँ पर इसको एक काम करो, भी पॉजिटिव ही रहने दो, साइन कन्वेंशन नहीं यूज़ करते, ठीक है। एफ नोट बाई यू ई को एम रहने दो, इसको इधर लेकर आओ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एफ नोट बाई डी माइनस एफ नोट बाई एफ ई इक्वल्स टू माइनस एम। इसको नोट डाउन करो, देखते क्या बनता है इससे। इतना करने के बाद अब देखो, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ, देखो इसमें से माइनस कॉमन लो पहले, तो क्या बचेगा, एफ नोट बाई डी प्लस एफ नोट बाई एफ ई। सामने क्या है, माइनस है, माइनस से माइनस उड़ा दो। इसमें से एक काम करो, अब एफ नोट और एफ ई को बाहर निकाल दो। एफ नोट ऊपर से बाहर आया तो 1, क्योंकि मैंने एफ ई को भी बाहर निकाला है, तो मैं ऊपर क्या लिख दूंगा, एफ ई बाई डी, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 1। एफ नोट बाई एफ ई जब बाहर आएगा, देखो एफ नोट दोनों में से कॉमन आ गया बाहर, यहाँ से एफ ई बाहर आ गया तो 1 ही बचा यहाँ पर, लेकिन डी के पास एफ ई नीचे नहीं था, इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ
सो दिस विल बी योर कैपिटल M, जिसकी आपको तलाश थी। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। स्टेप को आई होप समझ पाए होंगे आप कि एफ नोट को बाहर निकाला, एफ नोट को बाहर निकाला तो 1/d प्लस 1/fe बचा। एफ को बाहर निकालूंगा तो एफ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा बच्चों आपके पास वो ये आएगा, एफ नोट बाई एफ ई, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एफ ई बाई में डी। इससे अपने को क्या कंक्लूजन मिलता है, देखो जरा। इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि जितना ज़्यादा आई पीस की फोकल लेंथ कम होगी, जितना आई पीस छोटी फोकल लेंथ का होगा, उतनी ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर आपको मिलेगी। जितना कम एफ ई होगा उतना ज़्यादा आपको मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी। जितना ज़्यादा एफ नोट होगा, जितना ज़्यादा फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस का ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी। यही बात हमने यूज़ करी थी एफ नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीफाइंग पावर और एफ ई के इन्वर्सली। अगर आप चाहो इसको साइन कन्वेंशन के साथ देखना तो इन एक्चुअल ये जो मैग्नीफिकेशन होगी ओवरऑल, वो देखो इन्वर्टेड इमेज खेली है, तो इन एक्चुअल में जो ये मैग्नीफिकेशन है ये ऐसी होगी, माइनस एफ नोट बाय में एफ ई, 1 प्लस एफ ई बाय में डी। दिस इज द नेचर कि जो इमेज है वो बेटा उल्टी बन रही है, राइट। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार हम स्टेप्स को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने दो ट्रायंगल्स यूज़ किए, tan अल्फ़ा और tan बीटा वाले। ये वाला हमारे पास परपेंडिकुलर कॉमन था तो कट जाएगा, बचेगा क्या, एफ नोट और यू ई बचेगा। तो ये लिख दिया एफ नोट और यू ई, मैग्नीफिकेशन आ गई एफ नोट बाई यू ई। चाहूँ तो यहाँ तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन और डिफाइन करते हैं। फाइनल इमेज आई पीस के लिए कहाँ पर बन रही है, डी पर, तो मैंने ले लिया माइनस डी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिया मैंने, यू ई, नेगेटिव इन नेचर। एफ ई को एज इट इज रखा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/fe। जब फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन लगाए तो माइनस 1/d प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/fe। एफ नोट से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर करा के एफ नोट बाई यू ई को मैंने क्या पुट कर दिया, एम पुट कर दिया, यहाँ पर लेकर आए इसको, यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर है? स्टेप्स को देखो। अब इसका सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस का मतलब क्या है कि इमेज कहाँ पर बन रही है इस बार, इन्फिनिटी पर। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो बच्चों अब सेकंड केस करेंगे जो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, राइट। तो अगेन डायग्राम बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। ये बड़ा लेंस डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज C1, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ, दिस इज O, अगेन दिस इज F नोट, F नोट, F नोट, दिस इज F नोट। एक रे आई ऐसे, कुछ ऐसे इनफाइनाइट स्पेस से, स्केल का यूज़ कर लेना यार। एक रे फोकस में से आई ऐसे, और एक यहां से, ठीक है। अब आपको पता है कि जो रेज मीट करेगी वो कहाँ पर मीट करेगी, फोकल प्लेन में, यानी कि फोकस वाली लाइन में, यहाँ पर कहीं इस प्लेन में, राइट। और ये जो ये रे है ये भी क्या यहाँ पर जाएगी कहीं ऐसे, राइट। इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब है कि बिल्कुल आपने अभी कुछ भी एडजस्टमेंट करी ही नहीं एक तरह से। अब जो ये वाला आपका लेंस है बच्चों, जो कि आपका आई पीस है, आई पीस को बना सकते हो आप ऐसे, थोड़े छोटे साइज का बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, राइट। अब कुछ ऐसा हमने आई पीस बनाया कि जो इसका फोकस है बच्चों, यानी कि C2, इसका जो फोकस है वो एग्जैक्ट एफ नोट के ऊपर है यहाँ पर, यानी कि इनका फोकस यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। जैसे इस लेंस को थोड़ा सा आगे खिसकाओगे, FE शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा और इसकी इमेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। अभी क्योंकि एक ऐसा केस बन चुका है कि आपके आई पीस के फोकस पर इस पहले वाले लेंस की इमेज बन रही है। एक लाइट रे गई सीधी, एक पास करी यहाँ से, अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर FE बना दो ऐसे, राइट। तो ये जो इमेज है बच्चों कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर दूर जाकर बनेगी, कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगी इस तरह से, राइट, एट इन्फिनिटी। जस्ट थिंक अबाउट कि अगर मैं किसी अरेंजमेंट के थ्रू इस लेंस को थोड़ा सा आगे खिसका दूँ,
मान लो ये लेंस खिसक कर यहाँ पर आ जाए ऐसे, थोड़ा सा आगे ऐसे, इस तरह से, तो जो एफ ई पॉइंट यानी कि इसकी जो ये प्रिंसिपल फोकस है यहाँ पर आ जाएगा, और ये वो वाला केस बन जाएगा कि इमेज यहीं पर फॉर्म हो जाए, राइट। सो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, की जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है बेटा, इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर। ये एंगल क्या होगा, अल्फा। तो यानी कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, हमेशा की तरह अल्फा, जैसे पहले था। यहाँ पर आपकी इमेज बन रही थी ना, ये वाली, इसकी इमेज, इसको मैं बोल रहा हूँ ए डैश, इसको आप एफ नोट एफ ई कुछ भी समझ सकते हो, मैं बी डैश बोल रहा हूँ। यानी कि अब ये जो दूरी है बच्चों, ये जो दूरी है इसको बोलूँगा एफ नोट, और इस दूरी को क्या बोलूँगा मैं, एफ ई। यानी कि जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब है उसको ये लिखा जा सकता है एफ ओ प्लस एफ ई का मैग्नीट्यूड, है ना, इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा, ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल क्या होगा बच्चों, बीटा होगा। क्लियर है। अब ट्रायंगल तो वही यूज़ करूँगा मैग्नीफाइंग पावर के लिए। ट्रायंगल कौन सा यूज़ करूँगा, C1 B डैश A डैश, दिस इज B डैश पॉइंट। तो यहाँ पर क्या लिया मैंने, 10 अल्फा, और ऊपर क्या लूँगा, 10 बीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर। 10 बीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, यानी कि A डैश B डैश अपॉन में बेस। बेस कितना है बेटा, ये B डैश C2 अपॉन में 10 अल्फा कितना है, A डैश B डैश अपॉन में बेस। बेस कितना है, C1 B डैश। क्लियर है। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो A डैश B डैश से कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा, C1 B डैश अपॉन में B डैश C2। C1 B डैश क्या है, ध्यान से देखो तो ये क्या है, F नोट, और ये क्या है बच्चों, एफ ई। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन आई वो क्या आई, एफ नोट अपॉन में एफ ई आई, और नेगेटिव नेचर की आएगी। नेगेटिव नेचर की क्यों आएगी, क्योंकि जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, राइट, जो मुझे यहाँ से दिखाई देगी। ये एंगल क्या बन रहा होगा यहाँ पर, बीटा। क्लियर है। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो पिछली बार वाले से कम है। पिछली बार जो अभी हमने मैग्निफिकेशन निकाली थी वो क्या निकाली थी, इससे पहले वाले केस में एफ नोट बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय में डी। अगर आपको ध्यान हो, अभी आप नोट्स चेक कर सकते हो अपने, तो हमने ये निकाली थी। लेकिन अभी क्या निकल रही है, सिर्फ सेकेंड केस में एफ नोट बाय एफ ई, राइट। सो दीज आर द टू मैग्निफिकेशन विच वी फाइंड आउट इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आई होप आपको मैकेनिज्म समझ आया हो कि किस तरह से हमने डायग्राम बनाए हैं, राइट। अगर मैं हल्का सा भी इस लेंस को आगे खिसका दूं, आई होप ये आप बना चुके होंगे डायग्राम। सपोज करो अगर मैं किसी अरेंजमेंट के थ्रू इस लेंस को ऐसे बनाता, तो जो इसका एफ ई है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता, और एफ ई यहाँ पर शिफ्ट हो जाता, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बिल्कुल क्लियर बनती यहाँ पर। समझ पा रहे हो, क्योंकि अभी मैंने इसको नहीं खिसकाया। ये अरेंजमेंट कौन सी है, नॉर्मल अरेंजमेंट है, इसलिए मुझे इमेज कहाँ पर दिख रही है, इन्फिनिटी पर, राइट। एक रफ मतलब इमेज मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रही है, और यू कैन से मुझे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन नहीं मिल रही है। सो ये हमारा क्या था बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डेरिवेशन। इसको प्लीज़ लिख लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। जनरली रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आपके सिलेबस में नहीं पूछे जाते और ना पूछे गए इससे पहले इतना। हाँ, डिफरेंस ज़रूर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मेन डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग टाइप एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो इसका कोई मैथमेटिकली आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। बस हाँ, डेरिवेशन के नाम पर यहाँ पर सिर्फ एक डायग्राम होगा जो आपको समझना है, और थोड़ी सी थ्योरी है कि इसके अंदर हम क्या यूज़ करें, एक लार्ज कनकेव मिरर यूज़ करें जो कि मैंने यहाँ पर फिट कर रखा है इस तरह से। क्लियर है। और कनकेव मिरर के बिल्कुल सामने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रखी है, जिस पर एक प्लेन मिरर कुछ ऐसे रखा हुआ है 45 डिग्री पे, जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, है ना। ये 45 डिग्री पर हमने रखा हुआ है ऐसे। अब होगा क्या, मान लो यहाँ पर इन्फिनिट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई स्टार है, उससे लाइट रे आएगी, ऐसे टकराएगी। मान लो एक लाइट रे ऐसे आई, कुछ इस तरह से टकराई। अब ये नेचर क्या है इसका, लाइट रे आएगी तो क्या करेगा, ये कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि क्या कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो लाइट टकराएगी ऐसे। अब ये मैं 45 डिग्री हटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, मान लो यहाँ पर टकरा गई ये वाली जो लाइट। अच्छा, ये टकराएगी तो ये कैसे जाएगी बच्चों, ये टकराएगी तो
इस तरह से जाएगी यहाँ पर। नीचे हमने देखो एक क्या लगा रखा है यहाँ पर बच्चों, एक लेंस लगा रखे, कन्वेक्स लेंस, ताकि रेस को दोबारा से कन्वर्ज किया जा सके। तो एक लाइट रे ऐसे गई, सामने मिरर पे टकराई, यहाँ पर प्लेन मिरर पे आई और इस तरह से गई। दूसरी लाइट रे भी कुछ ऐसे ही जाएगी, देखो यहाँ पर टकराएगी तो कन्वर्ज होगी, इस तरह से आएगी, कुछ ऐसे इस तरह से आएगी यहाँ पर। और इसको थोड़ा सा डार्क कर लो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, क्योंकि ये फोकस की तरफ जानी चाहिए थी ना। देखो अगर इसको मैं ट्रेस करूँ, ये वाली लाइट रे फोकस की तरफ जानी चाहिए थी, यानी कि यहाँ पर ऐसे। तो ये भी कहाँ पर जाने की कोशिश करेगी, फोकस की तरफ, यहाँ से जाएगी कुछ ऐसे टकरा कर, राइट, ठीक है, इस तरह से। जब ये यहाँ पर टकराएगी तो कुछ ऐसे इस लेंस के दूसरे एज पर गिरेगी, और लेंस क्या करेगा, इन रे को क्या कर देगा, नीचे से बिल्कुल सीधा। और यहाँ पर जो ह्यूमन आई होगी वो इस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी क्लियर इमेज देख पाएगी। क्लियर है? तो रेस को बनाया कैसे, एक रे गई सीधी, सीधी रे टकराएगी यहाँ पर टकरा कर जाएगी ऐसे, एक रे आएगी ऐसे, वो यहाँ पर टकराएगी, टकरा कर वो भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट और आएगी यहाँ पर ऐसे। और जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या, उसको दूर जाने से रोकेगा और क्या, ह्यूमन आई में कन्वर्ज कर देगा। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी अगर स्टार होगा तो उसकी इमेज को आप क्लियरली देख पाओगे बाय यूजिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अच्छा, इसका एक खास बात बताऊँ क्या बच्चों, इसकी खास बात ये है, why it is better, why it is better, because it gives very bright image। जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं बच्चों, ये बहुत ब्राइट इमेज देंगे। रीजन पता है क्या है इसका, because 100% light rays reflected and forms image। अब मैं इस 2 मिनट के लिए इसको रब कर रहा हूं यहां से, और फिर आपको मैं समझाता हूं कि रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनती है वो बेटर क्यों होती है। देखो बच्चों, जो लेंस होता है ना वो लाइट रेस को डेफिनेटली क्या करता है, कन्वर्ज करता है, लेकिन लाइट का कुछ हिस्सा वो रिफ्लेक्ट भी करता है। अब मैं आपको रीजन समझाता हूं। जब भी आप किसी स्पेक्स के अंदर देखोगे, उस स्पेक्स के अंदर आपको उस ह्यूमन की आंखें तो नजर आएगी, लेकिन आपको आपकी शक्ल भी नजर आती है, यानी कि जो लाइट रेस जो है वो उसके सरफेस से क्या रिफ्लेक्ट भी करती है और सरफेस के अंदर भी एंटर होती है। तो इसलिए जो इमेज की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है, राइट। लेकिन मिरर में तो यही है ना कि अगर 1000 रेज आएगी तो 1000 के जगह रिफ्लेक्ट होगी, और 1000 रेज रिफ्लेक्ट होकर अगर इमेज बनाएगी तो ब्राइट इमेज होगी। तो ये एक एडवांटेज है कि मिरर से जो बनने वाली इमेजेस होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। जैसे कि अगर आप किसी को लेंस के थ्रू देखोगे तो आपको उसकी जो इमेज है थोड़ी सी डल सी नजर आएगी। सपोज करो आंखों के आगे पॉलीथीन लगा लो और किसी चीज़ को देखने की कोशिश करो, राइट। लेकिन अब उसी चीज़ को आप किसी मिरर में देखने की कोशिश करो, लाइक यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है और उस मिरर में आप पीछे वाली दीवार को देखो, बिल्कुल क्लियर नजर आएगी, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है कि आप जब मिरर्स के थ्रू इमेजेस को देखते हो तो आपको इमेजेस थोड़ी सी क्लियर नजर आती है। जो मेरा प्रेडिक्शन है इस बार को लेकर कि क्या रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आपके सिलेबस में इस बार आ सकता है, तो शायद नहीं आएगा, क्योंकि इस बार रिफ्लेक्शन टॉपिक कट चुका है। और यहाँ पर मिरर रिफ्लेक्शन समझने के लिए आपको कनकेव मिरर का नेचर अच्छे से आना चाहिए, राइट। तो ये मेरे लिए 2021 के लिए एक लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि वाई रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स आर हैविंग बिग एडवांटेज ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप, तो ये आ सकते हैं। तो जो मैंने ये यहाँ पर बच्चों टेलीस्कोप बनाया है, ये इसको नाम देंगे हम न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, राइट। अब एक कैसग्रेन टेलीस्कोप भी होता है, वो भी देख लो।
तो बच्चों जो सेकंड टाइप का टेलीस्कोप है उसका नाम है कैसग्रेन टेलीस्कोप। इसका भी एक बार डायग्राम समझ लो। यहाँ पर हमने लगा रखा है एक आईपीस। ये जो है हमारे पास एक पैराबॉइडियल मिरर बोल दो, या इसको ये बोल दो कि एक ऐसा कॉनकेव मिरर जिसको बीच में से आपने ऐसे कट कर रखा है और फिक्स कर रखे दो पार्ट्स इसके ऊपर। और यहाँ पर हमने जो यूज़ कर रखा है बच्चों, एक सेकेंडरी मिरर यूज़ कर रखा है जो कि कन्वेक्स टाइप है, राइट। ये वाला पार्ट को बोलते हैं कन्वेक्स, यानी कि ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड है। हम ये बोलते हैं कि इन्फाइनाइट से कोई रे आई इस तरह से ऐसे, और ये रे कन्वर्ज होकर टकराई ऐसे इसके ऊपर, इस तरह से। इसको जाना चाहिए था ऐसे, राइट। एक सेम वे में यहां से पैरेलल रेज आई इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स, दूरी ऑब्जेक्ट से, ये टकराई ऐसे, इसको मिलना चाहिए था ऐसे, राइट। अब यहां पर मैं बोल सकता हूं यानी कि इस पर्टिकुलर कॉनकेव मिरर का फोकस होगा कहीं पर, राइट। अब यहां पर जो मिरर है बच्चों वो कन्वेक्स है। कन्वेक्स मिरर क्या करेगा, लाइट ऐसे टकराएगी तो लाइट ऐसे जाएगी यहाँ पर इस तरह, और लाइट जो यहाँ पर टकराएगी वो लाइट कुछ ऐसे जाएगी इस तरह से, राइट। और यहाँ पर आपको इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बिल्कुल ब्राइट इमेज नजर आएगी, क्योंकि सारी की सारी रेस कहीं पर भी लॉस्ट नहीं हुई, एज इट इज टकरा कर यहाँ चली गई। इसकी नेमिंग कर देता हूँ मैं। इसको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया पैराबॉइडल ऑब्जेक्टिव मिरर। जो ऑब्जेक्ट की तरफ फेस है जिसका, दिस इज योर आईपीस, राइट। ये जो है इसको सेकेंडरी मिरर बोल सकते हो आप। और यहां पर क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो ये एक बार आप प्लीज डायग्राम भी बना लो। तो ये एक दूसरे तरह का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जिसको हम बोलते हैं कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो बच्चों आप ये डायग्राम बना सकते हो। क्वेश्चन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इस पर नहीं आते, जस्ट आपको डायग्राम की थोड़ी बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस का आप चाहो तो किसी भी बुक में से आप लिख सकते हो, मैं फिर भी आपको मोटे मोटे तौर पे बात बता देता हूँ। पहला एडवांटेज, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स फॉर्म्स क्वाइट ब्राइटर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एज कंपेरिजन टू रिफ्रैक्टिंग टाइप। Second advantage, there is no chromatic aberration in case of reflecting type telescope. Chromatic aberration का मतलब ये होता है बच्चों, जब भी लाइट रेज किसी लेंस में से पास करेगी, लाइट कौन सी आ रही है, वाइट लाइट, और वाइट लाइट के अंदर क्या होते हैं, 7 कलर्स। तो कई बार जब आप लेंस में से किसी चीज को देखते हो तो आपको ब्राइटर कलर्स वो नजर नहीं आते जो एक्चुअल कलर्स है। देयर इज सम काइंड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन केस ऑफ लेंसेज। तो ओरिजिनल कलर्स देखने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, किसी मिरर का। मिरर में आपको हमेशा ओरिजिनल कलर्स नजर आएंगे, लेकिन लेंस में हो सकता है आपको वो इमेज के ओरिजिनल कलर्स नजर ना आए। हो सकता है वो ऑरेंज हो लेकिन आपको रेड नजर आए, राइट। तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, कि लाइट का किसी भी ग्लासी सरफेस में से जब पास करती है तो हल्का सा वेवलेंथ का ऊपर नीचे हो जाना, राइट। और एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को मेंटेन करना और उसको बनाना क्वाइट इजी होगा एज कंपैरिजन टू रिफ्रैक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में बच्चों क्या होगा, जो लेंस बनेगा बहुत बड़ा, ऑब्जेक्टिव लेंस को आप अगर आप बहुत बड़ा बनाना चाहते हो तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी, उसको ग्रीडिंग पॉलिशिंग जो होगी जिसको बनाना उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। लेकिन रिफ्लेक्टिंग टाइप में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। तो ये कुछ बातें हैं जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को, यानी कि मिरर वाले टेलीस्कोप को कुछ बढ़िया बना देती है एज कंपैरिजन टू रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो ये बातें आप कहीं मर्जी किसी भी बुक में से आप चाहो तो लिख सकते हो। जो मेन टॉपिक था डेट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रे डायग्राम्स आपको थोड़ा बहुत पता होने चाहिए और एडवांटेजेस आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता होने चाहिए। तो इसी के साथ थ्योरेटिकली आज टेलीस्कोप खत्म करा दिया है। अब मैंने एक लेक्चर इसलिए बचाया है ताकि मैं उसमें आपको डिवाइसेस के कुछ न्यूमेरिकल करा सकूं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा सकूं रे ऑप्टिक्स के। तो इस लेक्चर के बाद सिर्फ एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं पूरी रे ऑप्टिक्स को कवर करूंगा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही 50-60 मिनट का एक लेक्चर रहेगा जिसमें हमारा रे ऑप्टिक्स फिलहाल ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन ये देना चाहूँगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल का बहुत लंबे टाइम से पार्ट हो, हमारी एकेडमी का पार्ट नहीं हो, बट
आप हमारी क्वांटम एकेडमी की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर भी आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को देख रहे हो, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, क्वांटम एकेडमी फाउंडेशन को टाइप कीजिए। सबसे पहली ऐप जो आपको नज़र आए, ब्लैक कलर का हमारा लोगो है, क्या हुए लिखा हुआ है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में आपको बहुत से नोट्स और टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, देन यू कैन टाइप एनबी सर, राइट। देन मैं वहाँ पर आपको किसी भी ग्रुप में डाल दूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ओवर करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, आज डेरिवेशन कर लो और फिर हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।